टॉपिक है हमारा कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। इससे लास्ट क्लास में हमने कलर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो जो आपकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैटालाइटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? कैटलिस्ट जनरली, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स पोजेस वेरिएबल वैलेंसी। आपको पता है यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं, और हमें पता है डी ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी हैं उनमें डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। तो बाकी सबके पास डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है ही नहीं, दे ऑल आर ट्रांजिशन एलिमेंट। सो बिकॉज दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उसमें वेरिएबल वैलेंसी है। तो वेरिएबल वैलेंसी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसकी तरह काम करते हैं? कैटलिस्ट की तरह। इनके पास सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है, क्योंकि डी के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल। सो दे हैव लार्ज सरफेस एरिया। और अगर आप इस सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहते हो तो जिस भी एलिमेंट को आपने सॉलिड फॉर्म में लिया, अगर आप उसको पाउडर्ड फॉर्म में लेते हो, जैसे कि अगर आप कोई कंपाउंड बना रहे हो, उस कंपाउंड को अगर आप पाउडर्ड स्टेट में लोगे तो उस केस में उसका सरफेस एरिया और इंक्रीज होगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो व्हेन कंपाउंड is present in powdered state, it increases the catalytic activity। तो जैसे आयरन हो गया, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड हो गया, ये सब आपके कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। सबका अलग अलग फंक्शन है। जैसे आयरन एज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हेबर्स प्रोसेस, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे ये अलग अलग एलिमेंट्स आपके जो हैं यूज होते हैं। इसके बाद इसी की एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन में है क्या? बेसिकली आपको पता ही है अलॉय कैसे फॉर्म होते हैं। जब हम एक से ज्यादा मेटल को मिक्स करते हैं इट विल फॉर्म अलॉय। तो यहाँ मिक्सचर ऑफ मेटल करना है, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आप जो क्रिस्टल लैटिस ले रहे हो, मतलब जो आपने अलॉय बनाया है, उस अलॉय के अंदर डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन कौन से एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे हो। एंड ड्यू टू हैविंग सिमिलर साइज, जैसे कि अगर मान लो आप कॉपर और जिंक दोनों को मिला के एक अलॉय बनाने वाले हो, अब अगर हम कॉपर और जिंक दोनों को मिला के ब्रॉन्ज अलॉय फॉर्म करते हैं, तो उस केस में कॉपर और जिंक के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और ज़्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से कहीं जगह जो कॉपर है उसको जिंक डिस्प्लेस करेगा, जिंक की जगह कॉपर आ जाएगा। तो बिकॉज यहाँ पर मिक्सिंग जो है बहुत आसानी से हो सकती है, तो ड्यू टू हैविंग सिमिलर साइज a transition metal can be replaced by another transition metal easily। So they can form alloys। And alloy is what? Alloy is basically a mixture of metal, जिसमें कि आप ब्रास या ब्रॉन्ज ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ब्रास ले लो, ब्रॉन्ज ले लो। ब्रॉन्ज अगर हम बनाते हैं तो कॉपर और जिंक से बनता है, और ब्रास आपका कॉपर और टिन से फॉर्म होता है। तो ये थी हमारा अलॉय फॉर्मेशन की कहानी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या? आपका एक क्रिस्टल लैटिस है, उस क्रिस्टल लैटिस जब आप कोई क्रिस्टल फॉर्म करते हो तो वहां देखते हैं कि हमारे पास कुछ वॉइड्स होते हैं। जब आपका क्रिस्टल बनता है तो छोटे छोटे वॉइड्स वहाँ अवेलेबल होते हैं। उन वॉइड्स के अंदर अगर आपके स्मॉल साइज ऑफ एटम लाइक नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, इस तरह के छोटे छोटे एटम, जनरली दे आर नॉन मेटल्स,
तो अगर आपके क्रिस्टल लैटिस के इंटरस्टिशियल साइट में स्मॉल साइज के एटम आके एंट्रैप कर जाते हैं और फाइनली इस तरह का कोई आपको कंपाउंड मिलता है, तो उस कंपाउंड को बोला जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। आपको पता ही है डी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली सबका अपना एक अलग पैटर्न है, दे ऑल आर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म। तो क्योंकि सबका एक सॉलिड क्रिस्टल लैटिस है, तो दे ऑल कंटेन इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल वॉइड्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो उस वहाँ इजीली स्मॉल स्मॉल एटम्स आके एंट्रैप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन में हुआ क्या, व्हेन स्मॉल साइज एटम like nitrogen, boron, hydrogen, etc. get entrapped at interstitial site of the crystal lattice. It form interstitial compound. और इंटरस्टिशियल कंपाउंड की खासियत ये होती है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में अब जनरली आप दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हो ना, तो पहले उनकी डेंसिटी कुछ और होगी और जब इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनेगा तो आपकी डेंसिटी कुछ और होगी। सो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में हार्डनेस आ जाती है आपकी, या फिर आप ले सकते हो डेंसिटी, एक्सेट्रा। ये थी हमारी इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेचर मैग्नेटिक होता है। यहाँ पर आपने सॉलिड स्टेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है, तो हमें पता है कि हमारे पास दो टाइप के अलग अलग मैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ डायमैग्नेटिक होते हैं। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज हमारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर ट्रांजिशन एलिमेंट, और उन सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अगर आपका ये न्यूक्लियस है और ये आपके इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन इज हैविंग टू टाइप ऑफ मोशन, एक ऑर्बिटल मोशन होता है और दूसरा कौन सा है, स्पिनिंग मोशन। ऑर्बिटल मोशन इज व्हाट, जब आपका इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जैसे कि इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता जा रहा है, तो दिस इज ऑर्बिटल मोशन। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, देन इट इज स्पिनिंग मोशन। तो यहाँ पर ये दोनों मोशन एक साथ चलते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे भी रोटेट कर रहा है, जैसे यहाँ अभी इलेक्ट्रॉन है, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऊपर गया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर गया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से वो गोल भी घूम रहा है और अपनी पोजीशन पे भी रोटेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इज हैविंग टू टाइप ऑफ मोशन, ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिनिंग मोशन, और इस मोशन की वजह से सिस्टम के अंदर थोड़ा मैग्नेटिक बिहेवियर जनरेट होता है। अब यहाँ अगर आपका एक एटम है और उसके अंदर भी एक मैग्नेटिक मोमेंट है जो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से जनरेट हुई है। अब अगर आपके ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का स्पिन कैसा होता है, अपोजिट, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ होगा क्या, मैग्नेटिक बिहेवियर होगा तो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक बिहेवियर को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अगर आप इस सब्सटेंस में ध्यान से समझो, अगर आपका ये एक एटम है और इस एटम के ऑर्बिटल में दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक बिहेवियर को दूसरे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या करता है, कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, जीरो। अब अगर ऐसे सब्सटेंस में आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, सपोज करो ये एक एटम है जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई कर रहे हैं,
तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर दो टाइप के सब्सटेंस आएंगे, कुछ तो डायमैग्नेटिक होते हैं और कुछ होते हैं हमारे पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक आर दोज which are generally repelled by applying external magnetic field. आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई और उसको आपका सिस्टम क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसका मतलब इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और पैरामैग्नेटिक में क्या है, अट्रैक्शन। अगर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई और उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया तो वो सब्सटेंस कैसे हो गए आपके, पैरामैग्नेटिक। तो अब ये तो डिपेंड करता है एलिमेंट के बिहेवियर पे कि वो पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो सीधे सीधे आपको एलिमेंट दिया जाएगा, उस एलिमेंट की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप ये देखो कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक की कैटेगरी में जाएगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में। जैसे अब यहाँ से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कि यहाँ हम ले सकते हैं Mn+2। सपोज दैट आपको Mn+2 दिया गया और पूछा गया कि बताओ इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है, फटाफट से बताओ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कितना होगा, 25। तो ये हो गया आपका 4s2 3d5 बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें बोला गया Mn+2, तो +2 का मतलब 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो फाइनली कितना बचता है, 3d5। अब 3d5 है तो 3d में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। तो इसके पास तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इट मींस इसका नेचर कैसा है आपका, पैरामैग्नेटिक। अगर यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, अगर आपके पास सिंगल, मान लो ये सब पेयर्ड होते और खाली एक ही अनपेयर्ड होता, तब भी ये किस कैटेगरी में माना जाएगा, पैरामैग्नेटिक की। अगर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर्ड है तब भी वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में आएगा। या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन हो ही ना वैलेंस ऑर्बिटल में, या फिर इलेक्ट्रॉन हो तो सारे ही पेयर्ड हैं, तो वो कहलाएंगे आपके डायमैग्नेटिक। तो ये हो गया इसका नेचर, पैरामैग्नेटिक। दूसरा, अगर आपको यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, कैलकुलेशन करनी है, और आपको बोला जाएगा कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn+2 आयन, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। तो इसका एक फॉर्मूला है μ = n × n+2। तो यहाँ पर आप देखो जनरली हमारे पास कितना है, Mn में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि ये व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग, म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट, n क्या है आपका, n इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक, और बोहर मैग्नेटन इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपके Mn+2 में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो आप जरा फॉर्मूला लगाओ, ये आएगा 5 × में 5+2, तो इट कम्स आउट टू बी 5+2 7, 7 × 5 35, तो 35 √35। अब 35 का रूट निकालना है। अब रूट निकालना है तो इसके पास वाला रूट देखो, स्क्वायर रूट 36, कंप्लीट स्क्वायर रूट आ जाता है ना। 36 का क्या आता है, 6 6 6 36। तो अब क्योंकि हमें उससे थोड़ा कम रखना है तो हम क्या रखेंगे, इसको 5.9 रख लो या 5.8। तो ये आपका निकल के आ जाएगा क्या, मैग्नेटिक मोमेंट। तो जब भी आपसे मैग्नेटिक मोमेंट निकलवाया जाए तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा इसका कैलकुलेशन है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो रखने हैं, ये फॉर्मूला लगाना है, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो रखने हैं। और अगर आपका रूट नहीं आ रहा है, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है, तो आप उसके नियरेस्ट रूट देख लो। जैसे 35 का नियरेस्ट 36 है तो एग्जैक्टली 6 आएगा, बट मुझे 35 का निकालना है, तो आप उससे 1-2 पॉइंट कम करके लिख दो, आपका आंसर करेक्ट आएगा।
5.8 लिखोगे या 5.9 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल प्रॉपर्टीज, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट।